हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे आपको एमपी बोर्ड की सभी कक्षाओं के सभी पेपर उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2019 कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट पूर्णांक 100 समय 3 घंटे फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इस पेपर को करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। नेक्स्ट है पराधीनता शब्द का संधि विच्छेद खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर है पर धन अधीनता, पर जमा अधीनता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी ने, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? तो उनके लिए औषधि दी, दवाइयाँ, ठीक। नेक्स्ट है लोक संस्कृति का जन्म हुआ। तो ये गांव में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्तुति खंड लिखने वाले कवि हैं। स्तुति खंड लिखने वाले कवि हैं जयसी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है और नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता थी, तो विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता। नेक्स्ट है संधि के प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, विसर्ग, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है खंड काव्य की विशेषता है। तो जीवन की एक घटना या खंड का चित्रण खंड काव्य की विशेषता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, ठीक। खंड काव्य में किसी एक पक्ष का जीवन की। अगला प्रश्न है एक सत्य सत्य छांटिए। पत्र गद्य की ही एक विद्या है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता एक संस्मरण है। तो भगिनी निवेदिता एक संस्मरण है, ये सत्य है। नेक्स्ट है कवितावली के रचयिता तुलसीदास हैं, तो ये भी सत्य है। कवितावली, गीतावली, वल्लभ रामायण। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 वेद होते हैं। यहाँ पे अर्थ आ और यहाँ पे 8 ये ट्रैक है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार होते हैं, वेद होते हैं, सत्य है। नेक्स्ट है समास के वेद 6 हैं, तो ये भी सत्य है। ये असत्य और ये सभी सत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग। तो पहला है गेहूँ और गुलाब, तो इसका है ये निबंध। नेक्स्ट है पहली चूक, तो पहली चूक भी है एक निबंध। नेक्स्ट है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, तो यात्रावृत इसका 30 नंबर में है, 30 नंबर में, ठीक। नेक्स्ट है उद्बोधन, तो उद्बोधन एक कविता है। नेक्स्ट है ऋतुवर्णन, ये भी एक कविता है, ठीक। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? तो सखी प्रातःकाल अयोध्या नरेश राजा दशरथ के द्वार पर जाती हैं। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो सुश्रुत, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं और मेरा देश पाठ के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो गिरधर की कुंडलियाँ, तो कुंडलियाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1900 से आज तक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि उसके स्पर्श मात्र से, मतलब उसके छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है, इसमें यह गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है जैसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर है जैसी के अनुसार परमात्मा ने साधारण मनुष्य बनाए तथा उनकी बड़ाई की, उनके लिए अन्न एवं भोजन का प्रबंध किया, उसने राजा लोगों को बनाया एवं उसने भोग विलास की व्यवस्था की तथा उनकी शोभा बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े आदि प्रदान किए। उसने किसी को ठाकुर तथा किसी को दास बनाया, कोई भिखारी बनाया तो कोई धनी बनाया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रभावित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है माताएं बालक राम की चंद्रमा की मांग करने की, कभी अपनी परछाई से डरने की और कभी करताल बजाकर नाचने की चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता? तो इसका राइट आंसर है बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी डुबाई वाली पथरीली हथेलियों से इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहता क्योंकि उससे बालक को जीवन की कठोरताओं एवं संघर्षों का ज्ञान हो जाएगा और उससे नन्हे शिशु का कोमल मन खिन्न हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण के ललाट पर शोभित टीके की समानता सूर्य से की गई है। अगला प्रश्न है श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? तो इसका राइट आंसर है श्रद्धा का गायन स्वर मधुकरी भ्रामरी जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम्मानीय होने के लिए किन किन या किन गुणों का होना आवश्यक है? सम्मानीय होने के लिए, तो इसका जो आंसर है वो है सम्मानीय होने के लिए व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, कोरे पद से काम नहीं चलता है, परोपकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर है धन दौलत का अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन दौलत सदा से एक के साथ नहीं रहती है, अपितु यह चंचल एवं स्थान बदलने वाली है। अर्थात पैसा किसी के हाथ में स्थायी रूप से नहीं रुकता, वह आता जाता रहता है, इसलिए धन दौलत पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 10वां, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग से कवि का क्या आशा है? इसका आप उत्तर कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कवि ने वीरता के कौन से 2 लक्षण बताए हैं और इसका भी आप उत्तर कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है देहाती बूढ़ा कमाल पाशा के पास क्यों गया था? तो इसका राइट आंसर है, इसका उत्तर है देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कमाल पाशा के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देने गया था। उपहार में वह एक हंडिया में पाव भर शहद लेकर आया था। कमाल पाशा ने उस उपहार को सराहते हुए कहा, दादा आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही भेंट किया है क्योंकि इससे तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है, इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन 2 समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर द्रौपदी कृष्ण और वासुदेव पुत्र कृष्ण के उदात्त मस्तिष्क की छाप है। संयोग से ये दोनों ही कृष्ण थे। अगला प्रश्न है भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो इसका उत्तर है भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से होती है। यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई नए उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है विज्ञान ने गेहूं के बारे में क्या बतलाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञान ने गेहूं के बारे में बताया है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों से संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है मानव शरीर का पंचभूतों अर्थात पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु से मिलकर निर्माण होता है। मानव शरीर का इन सभी 5 तत्वों से मिलकर निर्माण होता है। पंचगव्य से आशा है गाय से मिलने वाली 5 वस्तुएं। पंचगव्य 5 गाय की वस्तुएं, गाय से मिलने वाली, तो दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है? तो आज का मानव शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा उपनिवेश के दाग से कवि ने किसे कहा है? उपनिवेश के दाग को कवि ने किसे कहा है स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों? इसका भी आप राइट आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए या लिखिए। तो इसका राइट आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका राइट आंसर है अनियोक्ति अलंकार जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। इसका राइट आंसर है यहाँ पर बात तो अप्रस्तुत माली कलियाँ फूलों की कही गई है परंतु बोध प्रस्तुत वृद्ध जनों और पूर्ण जनों का कराया गया है। अगला प्रश्न है हमारा काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। तो काव्य की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम या वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और काव्य के भेद पूछा गया तो काव्य के 2 भेद माने गए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य वह काव्य जिसमें हम सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं और दृश्य काव्य में हम काव्य को देखकर और सुनकर दोनों से उसका, जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो हमें आनंद मिलता है वो है दृश्य काव्य और जो हम रेडियो पे सुनते हैं FM पे वो है श्रव्य काव्य क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनते हैं। अगला प्रश्न है मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य में अंतर लिखिए। मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है रस कितने प्रकार के होते हैं, आप वो कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट है रस कितने प्रकार के होते हैं उनके भेद लिखिए। तो इसका राइट आंसर है तो पहले रस के 9 प्रकार माने गए थे लेकिन अब 10 प्रकार हैं। वो हैं श्रृंगार, वीर, शांत, करुण, हास, रौद्र, भयानक, विवश, अद्भुत और वात्सल्य। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उसके भेद भी लिखिए। तो रस के भेद लिखना है, नहीं रस के कितने प्रकार होते हैं तो प्रकार 10 होते हैं और उनके भेद, तो रस के भेद हैं तो यहाँ पे भेद शायद अंग होंगे तो वो 4 होते हैं। नेक्स्ट है रस की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रमुख अंग लिखिए। तो रस की परिभाषा है काव्य के सुनने पढ़ने अथवा उसका अभिनय देखने से पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। नेक्स्ट है इसके प्रमुख अंग, तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव और संचय, बस की राइट आंसर है। और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, इसमें इन सभी को हल कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही पेपर पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।